वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां मैं आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से सिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो होता है, जैसे कि होगी एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, बहुत सारे कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है वो सबका शेयर्स ट्रेड होता है। अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, चलिए वो समझाते हैं। सपोज करिए आपको कोई भी कंपनी सपोज करिए आपको कोई भी कंपनी का शेयर लेना है। जैसे कि आपको एचडीएफसी, जैसे ये एचडीएफसी बैंक है, इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में आपका शेयर लेना है। या रिलायंस हो गया, इस कंपनी में आपको शेयर लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। आप इन्फोसिस पास जाके ये नहीं बोल सकते कि हमको आप तुम्हारा शेयर लेना है, सो प्लीज़ अपना शेयर हमको कुछ दे दो। तो इसी के लिए एक इंटरमीडिएट बनाया गया कि अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक दुकान में। और वो दुकान क्या है, वो दुकान का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कि पहला दुकान का नाम, और दूसरा दुकान का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी हो गया ये, और ये हो गया BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली दोनों दुकान ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए पहले वो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, विच ऑफर्स लेगेसी ऑफ हाई स्पीड ट्रेडिंग। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि समझिए आप सबसे पुराना दुकान है। ओके। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, चलिए देखते हैं इसे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, अलॉन्ग विथ बीइंग हार्बिंग टेक्नोलॉजी एडवांसेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। अब यहाँ एनएससी बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज क्यों है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें ऑटोमेटिक है। तो ये एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा दुकान है और यहाँ ऑटोमेटिक होता है। लेकिन बीएससी सबसे पुराना दुकान है और यहाँ पास बहुत ही हाई स्पीड में ट्रेडिंग सब होता है। तो आप एनएससी और बीएससी का डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली काम कैसे करता है। सपोज ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए को बाई करना है, सपोज आप समझिए पर्सन ए को बाई करना है सपोज एचडीएफसी बैंक का शेयर। पर्सन ए को एचडीएफसी बैंक का शेयर में इन्वेस्ट करना है, एंड पर्सन बी के पास ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक है और इसको सेल करना है। उसको आप देख रहे हैं, इसको बाय करना है एंड इसको सेल करना है। अब ये डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा सकते हैं कि मुझे आपका तुम्हारा शेयर सेल करना है, तो मैं कैसे सेल करूं। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं एनएससी या बीएससी में, ये जाते हैं दुकान में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुरकुरे लेना है तो आप डायरेक्ट कुरकुरे कंपनी पास नहीं चल जाएगा कि मुझे तुमसे कुरकुरे लेना है, आप जाएंगे दुकान में। तो सेम पर्सन है और पर्सन बी भी क्या करते हैं, ये भी जाते हैं दुकान में। कौन सी दुकान में जाएंगे, ये जहाँ पास ये शेयर मिलेंगे। तो ये जाते हैं बीएससी या एनएससी के पास। पर्सन ए जाएंगे, पर्सन बी जाएंगे, सपोज एनएससी के पास जा रहे हैं। पर्सन टू बोलेंगे कि मुझे एचडीएफसी बैंक का शेयर को सेल करना है। तो एनएससी बोलेगा ठीक है, तुमको एचडीएफसी बैंक का सेल करना है, ठीक है, मैं बायर ढूंढता हूँ, और तुम जैसे ही मुझे बायर मिल जाएगा तुम अपना एचडीएफसी बैंक का शेयर उसको ट्रांसफर कर देना। फिर पर्सन ए जाता है एनएससी के पास, बोलता है सुनो सुनो, मुझे एनएससी का शेयर को, मुझे एचडीएफसी बैंक का शेयर को बाई करना है। एनएससी खुश कि इसको मिल गया एक बायर, और पर्सन टू भी खुश क्योंकि इसको भी एक बायर मिल गया है। तो एनएससी इंटरमीडिएट का काम करता है। क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम। ये पर्सन टू से शेयर को लेगा, उसके बाद सेम शेयर को पर्सन वन के पास दे देगा। तो हो क्या रहा है, ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ये काम क्या कर रहा है, ये काम एक्चुअली में कर रहा है कि ये शेयर ले रहा है। किससे शेयर ले रहा है, ये शेयर ले रहा है पर्सन टू से, और दे किसको रहा वापस, पर्सन वन को वापस कर दे रहा है। तो यही काम होता है दुकान का। दुकान का क्या काम हुआ, ये गया दुकान में गया इसको बेचने के लिए अपना शेयर को। तो दुकानदार बोला ठीक है, हम खरीदार आएगा तो तुम्हारा शेयर हम बेच देंगे। तो जैसे ही ये पर्सन टू खरीदार वाला आया, तो ये जो दुकानदार था इसको चिपका दिया अपना शेयर, एचडीएफसी बैंक का शेयर चिपका दिया। तो यही हुआ कि पर्सन टू से शेयर पर्सन वन में चला गया। तो ऐसे ट्रेडिंग होता है बेसिकली। तो अब इसमें दुकानदार बोलेगा कि आखिर हम ये काम क्यों करें, एनएससी आखिर बोलेगा कि हम ये काम क्यों करें, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना। तो जी हाँ, वो भी कुछ ना कुछ टैक्सेस काटते हैं, जिसमें हो गया सेबी चार्जेस हो गया, एंड अलग अलग प्रकार का टैक्सेस है जो काटते हैं, जो कि एनएससी लेता है एज अ ट्रांजेक्शन फी, जिससे वो अर्निंग करता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है टॉप 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर जो आता है,
निफ्टी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उस कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्टेड है तो उसमें टॉप 50 कंपनी जो जो है वो आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं। अब हम चलिए एक और टॉपिक को समझते हैं इसी के साथ में कि आखिर स्टॉक का जो प्राइस है वो चेंज क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन कि स्टॉक का प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं कि आखिर स्टॉक का प्राइस चेंज क्यों होता है। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ तो दो आदमी था, ये बोल दिया कि हमको बेचना है 100 रुपया में और ये बाई कर लिया 100 रुपया में, बात खत्म हो गया। ठीक है, 100 रुपया में ये बाई कर लिया। लेकिन सपोज करिए कि बहुत सारा आदमी है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा आदमी है और इसको एक सपोज करिए स्टॉक को बाई करना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं उसके लिए पहले सपोज ये पेंटिंग है। ठीक है, सपोज एक ये पेंटिंग है, ठीक, एंड इस पेंटिंग को बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाई करने के लिए। सपोज इनिशियल प्राइस इनिशियली इस पेंटिंग का प्राइस होता है 100 रुपीज़ एंड एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाई करने के लिए। सपोज ये बोलती है कि मैं इस पेंटिंग का 100 रुपये दूंगा, 100 रुपीज़ दूंगी। तो अगेन दूसरी बोल देती है कि मैं 101 रुपये दूंगा एंड तीसरा 104। ऐसे ही कर करके इतना सारा लोग है, अगर ये पेंटिंग बहुत अच्छा होगा, गुड पेंटिंग होगा, देन बहुत सारा बायर इसका आएंगे एंड सब चाहेंगे इस पेंटिंग को खरीदने के लिए। एंड वैसे ही करते करते 100 रुपीज़ से ये पेंटिंग का इनिशियल प्राइस जो था 100 रुपीज़ से इनिशियल प्राइस होते होते पेंटिंग का कितना प्राइस चला जाएगा। आप सोच रहे हैं जितना जब तक इसको नहीं कोई ले लेता है तब तक इसका प्राइस बढ़ते रहेगा। इनिशियल प्राइस इस पेंटिंग का कितना था, 100 रुपीज़ था। अब ये बोलेगा 101, ये 102, इधर बोला 110, इधर 120, इधर बोलेगा अगेन 100, हम 130 देने को तैयार है। फिर ये बोलेगी कि हम 140 देंगे, फिर ये बोलेगी हम 150 देंगे, ये बोलेगी हम 160 देंगे। आप इतना सारा बायर है, इस पेंटिंग का डिमांड इतना ज़्यादा है, इसीलिए हम सबको लगता है कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए ये पेंटिंग, इसीलिए सब प्राइस देने के लिए तैयार है जितना भी ये प्राइस भाग रहा है। एंड फाइनली ये बोलता है 200 रुपया देंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी अगर बाय नहीं करता है, कोई भी अपना बिड नहीं लगाता है, कोई भी बोलता है कि ठीक है 200 रुपया में इसी को दे दो, तो लास्ट में 200 रुपया में ये बंदा पेंटिंग को ले जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हमें इसे समझ में ही आया कि वो डिपेंड करता है कि ये पेंटिंग का कितना ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। अगर मार्केट में इस पेंटिंग का ज़्यादा डिमांड होगा तो ये पेंटिंग का प्राइस जो है इनिशियल प्राइस से हाई प्राइस में बिकेगा। ये इस पेंटिंग का डिमांड ज़्यादा होगा तो इनिशियल प्राइस से हाई डिमांड में बिकेगा। सेम होता है स्टॉक के साथ। अब कैसे होता है चलिए बताते हैं। सपोज करिए आपके पास इन्फोसिस का एक शेयर है, सपोज इन्फोसिस का एक शेयर मार्केट में अवेलेबल है एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़, अभी तो 1500, चलिए ठीक है, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर मार्केट में अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज़। कितना में अवेलेबल है, 1500 में इन्फोसिस का शेयर मार्केट में मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बायर है मार्केट में, तो ऑफकोर्स बहुत सारे बायर है, तो बायर सब आते हैं। अब इन्फोसिस मान लीजिए अच्छा कर रहा है तो बायर आते हैं, बोलते हैं कि इन्फोसिस का शेयर 15 मिल रहा है, मैं 1600 देने को तैयार हूँ। दूसरा बायर आता है, बोलता है कि मैं 1650 दूंगा। तीसरा आता है कि नहीं 1670 दूंगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो चार्ट का प्राइस जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे बायर जो है बिड लगाना शुरू करता है कि मैं इतना देने वाला हूँ, मैं इतना देने वाला हूँ, वैसे है वैसे आप देखेंगे चार्ट में कि इन्फोसिस का जो प्राइस है वो इंक्रीज होते जाएगा। पहले होगा 1600, फिर 1650, फिर 1670, ऐसे ही चार्ट में प्राइस इंक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि बायर खरीदना चाह रहे हैं इन्फोसिस का शेयर, इसीलिए उस शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस इंक्रीज होते जाएगा ऊपर। अब लेकिन एक टाइम आया, सपोज करिए कि अब कोई आया दूसरा मारुति सुजुकी, ठीक है, मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये कंपनी का शेयर का प्राइस है 9000 रुपया, 9000 रुपये कंपनी का प्राइस है, लेकिन कंपनी का अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, कोई इसको खरीदना ही नहीं चाह रहा 9000 रुपीज़ में। जिसके पास भी ऑल्दो ये शेयर है वो बेच दे रहा, 9000 में बेच दिया। जो भी बायर है वो चाहता है कि 9000 में इसे क्यों बाई करूं, जब ये अच्छा शेयर नहीं, वो बोलता है कि मैं 9000 बाई नहीं करूंगा, जब इस शेयर का प्राइस 7000 आएगा तो बाई करूंगा। लेकिन 9000 से 7000 तुरंत नहीं आ जाता है, तो कोई ना कोई बायर होगा जो इसके लिए 8900 देने को तैयार होगा, फिर कोई बायर होगा जो 8800 देने को तैयार होगा, समझ रहे हैं, कोई बायर होगा 8800 देने को तैयार होगा, फिर 8700,
क्योंकि इस शेयर का डिमांड नहीं है, इसीलिए लोग इसे हाई प्राइस नहीं देना चाह रहे खरीदने के लिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस शेयर को अगर कम प्राइस में एक्वायर हो जाए तो वो बढ़िया बात है। तो इसीलिए अगर उस चीज़ का डिमांड नहीं होगा तो वो स्टॉक प्राइस डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा? स्टॉक प्राइस डिक्रीज होगा। अगर कोई भी शेयर का डिमांड नहीं है मार्केट में तो स्टॉक का प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा। अगर कोई भी शेयर का मार्केट में डिमांड है, हाई डिमांड होगा, तो क्या होगा उस शेयर के साथ? उस शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। जो हुआ था किसके साथ हुआ था? हम लोग ने इससे पहले देखा था इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस के पास बहुत सारे बायर थे। इन्फोसिस को बहुत सारे लोग बाय करना चाह रहे थे, लेकिन सेम केस नहीं था मारुति सुजुकी के पास। मारुति सुजुकी को बाय नहीं करना चाहते, इसलिए उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा था। इन्फोसिस हाई डिमांड में था, इसलिए उसको लोग बाय करना चाह रहे थे। तो बेसिकली यही होता है, इसी के कारण प्राइस जो है मार्केट में फ्लक्चुएट करता है। वो डिपेंड करता है बायर कितना है, सेलर कितना है, वो मार्केट वो जो स्टॉक है उसका डिमांड कितना है मार्केट में। अगर डिमांड हाई होगा तो ज़्यादा बायर आएंगे बाय करने के लिए, लेकिन डिमांड कम होगा तो बायर ही नहीं आएंगे उसको बाय करने के लिए। तो इसी प्रकार से कोई भी शेयर का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है या कोई भी शेयर का स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। सो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, अलग अलग पैटर्न क्या होता है, एंड किससे हम लोग को चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। हम लोगों ने चार्ट देखा होगा स्टॉक मार्केट में, तो हम लोग कैसे उसे एनालाइज करेंगे ये सब आगे वाले वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 था स्टॉक मार्केट का। सो अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट सीखना तो मेरे चैनल ऋतिक इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करें। डेली एक वीडियो दूंगा, आप जरूर देखें वीडियो को एंड आप स्टॉक मार्केट जरूर सीख जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।